नमस्कार। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को युद्ध की चेतावनी दी है। पहलगाम के बाद बढ़े तनाव के बाद इस बयानबाजी ने दक्षिण एशिया की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। लेकिन इस बार इसका कारण क्या है? यह तनाव क्यों आखिर इस लेवल तक पहुंच गया है कि दोनों देश एक दूसरे को लेकर इस तरह की कड़ी बयानबाजी पर आ गए हैं? ये नौबत आई है, तो इस विषय पर जानते हैं, उसके प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे इस खबर के आलोक में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, तो आपके लिए यह बेहतरीन कोर्स है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ये कवर करता है फाउंडेशन कोर्स। अब इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज और लखनऊ शाखा से जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो क्लासरूम से लाइव क्लास इसमें आपको मिलेगी। कुल 600 प्लस घंटों की कक्षाएं यहां पर आपको मिलेगी, और ये कोर्स शुरू होने से 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होगी। साथ साथ आपको इसमें 2 वर्षों तक की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिलेगी। तो यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में अगर कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप चाहते हैं तो आप जाइए दृष्टि लर्निंग ऐप पर, उसको डाउनलोड करिए, इस कोर्स को सर्च करिए, और वहां पर अतिरिक्त जानकारी भी आपको मिलेगी। साथ साथ इसके अलावा कोई मन में आपके सवाल हो तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि यदि भारत सिंधु जल के जो डिस्टरबेंस को जो प्रभावित करने की बात कर रहा है, अगर वो करेगा तो हम युद्ध की नौबत फिर से आ सकती है, हम भारत के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की बयानबाजी सिंधु नदी को लेकर अगर की जा रही है तो इस छटपटाहट के पीछे का कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में भी जाएंगे। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, आप पाकिस्तान की भी क्षमता को जानते हैं युद्ध की, और भारत की भी क्षमता को जानते हैं। हालांकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न हैं, लेकिन फिर भी हालिया जो घटनाक्रम हुई उसमें परिणाम सबके सामने था। फिर भी अगर पाकिस्तान इस तरह की बयानबाजी करता है तो एक तो ये युद्ध की एक स्ट्रैटेजी का पार्ट भी होता है, दूसरे देश का ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरह की स्ट्रैटेजिक जो है, हम कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजी को अपनाया जाता है, तो वो एक अलग विषय है। दूसरा यह है कि भारत सिंधु नदी के जल को, पाकिस्तान का यह कहना है कि उसकी पाकिस्तान की पहुंच को प्रभावित कर रहा है। साथ साथ इससे पहले भारत की तरफ से भी जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनका यह कहना था कि 2028 तक अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम सिंधु जल प्रवाह पूरी तरह से रोकने के लिए भी विचार कर सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जानिए। देखिए, अप्रैल 2025 में एक घटना घटती है जो कि बहुत ही भारतवासियों की, क्या पूरे विश्व के लिहाज से अगर आप देखें तो इस आतंकी घटना की लेकर पूरे विश्व ने निंदा की। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें कि निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई, और उसके बाद से पाक समर्थित आतंकवाद को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए भारत ने कठोर कदम उठाया, और यह कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, उसके खिलाफ वो ठोस और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करता है, तब तक हम सिंधु नदी जो समझौता है, सिंधु नदी जल को लेकर जो समझौता है, उसको हम निलंबित करते हैं। और ये भारत ने इस कदम को उठाए जाने के पीछे जो पृष्ठभूमि थी वो पहलगाम में हुई हमला को, जो आतंकी हमला था, उसमें पाकिस्तान के समर्थन की बात को कहते हुए इसको सस्पेंड किया था। अब पाकिस्तान की नाराजगी स्वाभाविक है। क्यों नाराजगी स्वाभाविक है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह काम करती है ये नदी। अगर इस नदी का जल पूरी तरह से रोक दिया जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो डायरेक्ट सीधे इससे जुड़े हुए हैं, इस नदी से जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। और भारत जो है, भारत चुनाव पर, इसके अलावा भारत ये कह रहा है कि भारत और चुनाव पर लिंक परियोजना के माध्यम से, पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत चुनाव पर लिंक परियोजना के माध्यम से उसके जल को भी मोड़ने की बात कर रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो पाकिस्तान की छटपटाहट है वो स्वाभाविक है। अब जरा सा हम समझते हैं इस खबर के आलोक में ही कि क्या है इस पृष्ठभूमि में। आप ये बातें आपने देखी, ये भी समझते हैं कि सिंधु जल संधि जो है वो बेसिकली क्या है। तो देखिए, सिंधु जल समझौते की जब बात आती है तो इस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सिंधु के जल को डिवाइड करने के लिए, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम में, यानी कि सिंधु नदी प्रणाली में जो कि 6 नदियां हैं, बेसिकली इन 6 नदियों के जल को ही इस तरह से प्रबंधित किया जाए कि दोनों देशों के बीच में जल ठीक तरीके से मैनेज भी हो सके, लोगों को मिल सके, आजीविका भी चल सके, और दोनों देश के बीच में कोई डिस्प्यूट भी ना हो। तो सिंधु नदी प्रणाली को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी के जल का बंटवारा किया गया। इसके लिए 1960 में दोनों देशों के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता की गई। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 6 नदियों के उपयोग को सुनिश्चित किया गया, जिसमें कि पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियां जो है, जिसमें कि कौन कौन सी नदियां हैं आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक सिंधु नदी है। ये आपको ऊपर से ये प्रतीकात्मक मैप है, इसलिए बहुत इसको
समझने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है आपके। तो सिंधु नदी जो है ये हो गई, उसके बाद आपकी झेलम रिवर हो गई, और उसके बाद चिनाब रिवर हो गई। तो ये जो 3 नदियां होंगी, इन 3 नदियों को पश्चिमी नदी के तौर पर देखा गया, और सिंधु, झेलम और चिनाब पर जो अधिकार है वो किसका हुआ, वो अधिकार सौंपा गया बेसिकली पाकिस्तान को। और जो पूर्वी नदियां हैं जिनके अंतर्गत रावी, व्यास और सतलज आती हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये वाली नदियां जो हैं रावी, व्यास और साथ साथ सतलज नदी, तो इस पर पूरी तरह से अधिकार किसको मिला, तो इस पर अधिकार मिला भारत को। तो पश्चिमी और पूर्वी नदियों में विभाजन किया गया, और इसको जो समझौता हुआ तो भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान जो है पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, और 1 अप्रैल 1960 से यह समझौता प्रभावी होता है। अब आप जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वो आप देख रहे होंगे, सिंधु नदी आप जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि ये निकल रही है कहां से, ये निकल रही है तिब्बत के क्षेत्र से, और साथ साथ ये भारत में होते हुए आप देख रहे हैं कि ये कहां जा रही है, तिब्बत से निकल रही है और लद्दाख में भारत का जो क्षेत्र है वहां से पाकिस्तान में फिर से प्रवेश कर जाती है। इसी तरह से झेलम और चिनाब की भी बात करें तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये दोनों नदियां भी जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं। ठीक, अब इसी तरह से अगर आप देखें तो अपने अपने क्षेत्र में इन नदियों पर जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में विभाजन किया गया उसका असीमित उपयोग करने की दोनों देशों को छूट दी गई। साथ साथ इसमें एक कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई, जैसे कहा गया कि परमानेंट एक इंडस कमीशन होगा, यानी कि एक सिंधु आयोग का गठन होगा, दोनों देशों से एक एक कमिश्नर इसमें होंगे, और ये परमानेंट यानी कि स्थायी सिंधु आयोग के गठन के माध्यम से क्या होगा कि दोनों देश साल में एक बार इकट्ठे होंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे, कोई भी उनके बीच में जो मतैक्य की स्थिति में पहुंचेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको हल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि प्रश्न जो होंगे उस प्रश्नों का निपटारा करने के लिए स्थायी कमीशन बनाया गया। इसमें 3 स्टेज थे। पहले स्टेज में यह था कि दोनों देशों के बीच में जो भी दोनों देशों के प्रश्नों का निपटारा होगा तो वो स्थायी कमीशन निपटारा करेगा। फिर दूसरे स्टेज में यह था कि अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, मतभेद होता है, तो मतभेद की कंडीशन में वर्ल्ड बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ होगा, ठीक, जो कि न्यूट्रल होगा, ना तो इधर होगा ना इधर होगा, वो वर्ल्ड बैंक का एक प्रतिनिधि होगा, और वो क्या करेगा, वो स्पेशलिस्ट होगा, वो डिस्प्यूट की कंडीशन में वहां पर बताएगा कि क्या किया जाना चाहिए। उससे भी जब बात नहीं बनेगी तो फिर कहा गया कि विवादों के लिए एक मध्यस्थ न्यायालय होगा, यानी कि एक एडहॉक यहां पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा, यानी कि तदर्थ मध्यस्थ न्यायाधिकरण होगा, यानी कि विशेष जो डिस्प्यूट है उसके लिए गठित किया जाएगा। ठीक, अब इस तरह से 3 चरणों में इसका निपटारा किया जाएगा। तो जल बंटवारे में 80% जल जो है वो पाकिस्तान को, और 20% जो है जल वो भारत के हिस्से में आया। अब उपयोग की अनुमति ये थी कि पाकिस्तान को जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी कि ये वाली जो तीनों नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का लगभग पूरा उपयोग करने की छूट मिली। हालांकि भारत को सीमित कृषि, घरेलू और रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दी गई इन नदियों में भी, यानी कि पश्चिमी नदियों में भी। और स्थायी सिंधु आयोग की बात करें तो हर साल कम से कम एक बार बैठक होगी और दोनों देशों के एक एक कमिश्नर इसमें होंगे, यह भी प्रोविजन किया गया। फिर इसी में आप देखेंगे तो नदियों पर अधिकार की व्यवस्था के तहत झेलम, चिनाब, सिंधु पर मुख्यतः पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन भारत को कुछ सीमित उपयोग जैसे कृषि और हाइड्रो प्रोजेक्ट की अनुमति मिली है। विवाद समाधान होने पर 3 लेवल आपको जो अभी बताए गए, यानी स्थानीय आयोग में समाधान करने की कोशिश की जाएगी, प्रश्नों के माध्यम से जो समाधान होगा, वहां पर अगर नहीं होगा, मतभेद हुआ, तो तटस्थ विशेषज्ञ जो वर्ल्ड बैंक द्वारा नियुक्त होगा, और अंतिम विवाद पर मध्यस्थ न्यायालय होगा और वहां पर मामला भेजा जाएगा, जो कि एडहॉक जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, यानी कि तदर्थ मध्यस्थ न्यायाधिकरण है, उसके द्वारा इसको हल करने की कोशिश होगी। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो 2016 में क्या हुआ, 2016 में उरी में घटना घटती है, और इस घटना के बाद भारत का नाराज होना स्वाभाविक था। तो सिंधु जल आयोग जो था, तो सिंधु जल आयोग की बैठकें जो होती थी, उस बैठक को भारत ने क्या किया, बैठकों को भारत ने निलंबित कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे 2016 के बाद 2019 में फिर क्या हुआ, पुलवामा की घटना घटी, और पुलवामा की घटना के बाद फिर आप देखेंगे कि पूर्वी नदियों के पूर्ण उपयोग को, यानी भारत ने कहा कि पूरब की जो नदियां उसका पूरा उपयोग हम करेंगे, सीमित भी आपको उसमें हम अधिकार नहीं देंगे, उस बात को फिर से दोहराया भारत ने। फिर 2022 में आप देखेंगे कि तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थ न्यायालय दोनों नियुक्त किए गए। 2022 में क्या हुआ, 2022 में तटस्थ न्यायालय यानी कि एडहॉक जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है और मध्यस्थ न्यायालय, दोनों को यहां पर नियुक्त किया गया। फिर 2024 में भी यह गतिरोध जारी रहा और संधि में संशोधन का प्रस्ताव भारत ने बार बार यह कहा, कुछ अन्य मुद्दे भी थे जिसमें जलवायु परिवर्तन का भी हवाला दिया गया, और 2024 में इस गतिरोध को जारी रहा देखा गया। तब तक तो 2025 में जो है यह घटना घटती है, और इस घटना के बाद 2025 का जो पहलगाम था, भारत ने पूरी तरह से क्या किया, इस संधि को निलंबित कर दिया।
अब इस संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है छटपटाहट? अब वो बात मुख्य तौर पर आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपसे मुख्य परीक्षा में यह सवाल पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी पर भारत से ज्यादा इंपैक्ट जो है वो किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आखिर क्यों? तो देखिए, इसका कारण ये है कि जो सिंधु नदी है, बेसिकली अगर उसको आप देखेंगे यहां पर मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, तो इसमें जो पश्चिमी नदियां हैं, वो चाहे सिंधु नदी हो, वो चाहे झेलम नदी हो, वो चाहे चिनाब नदी हो, अब ये यहां पर जाके मिल जा रही है आपस में, और सिंधु नदी आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। तो जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो सिंधु नदी के जल प्रवाह का 80% कौन इस्तेमाल कर रहा है? 80% कर रहा है पाक। अब इसमें इस 80% में उसकी डिपेंडेंसी, इसका मतलब इस पर ज्यादा है। और विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो उसके जो पंजाब और साथ साथ सिंध प्रांत है, इन दो प्रांतों में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट वहां पर इसका इंपैक्ट है। यहां पर चाहे वो कृषि हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे पेयजल हो, यानी कि एग्रीकल्चर भी होगा, सिंचाई होगा या पीने का पानी होगा। अगर इसका जल रोक दिया जाए तो लोग पीने के पानी तक नहीं पा पाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी। साथ साथ कराची, लाहौर और मुल्तान, वहां पर यह स्थिति है। जो बड़े वहां के मशहूर शहर हैं, बड़े शहर हैं, बड़ी आबादी है, कराची की बात कर लें आप, लाहौर की बात कर लें आप, और मुल्तान की बात कर लें आप, ठीक। तो इन शहरों की स्थिति यह है कि दैनिक जीवन की पूरी तरह से जो दिनचर्या है, दैनिक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में भी सिंधु का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि इसके जल को अगर भारत रोकता है तो ये पूरे के पूरे शहर प्रभावित होंगे। और ऐसे में क्या होगा? अब देखिए, इसका इंपॉर्टेंस ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो पाकिस्तान की जीडीपी में उसका योगदान लगभग 23% है। यानी कि एक बड़ा हिस्सा है जो कृषि पर आधारित है। और इस कृषि में अगर आप देखेंगे तो 93% जो है वो सिंचाई में योगदान दे रही है आपकी ये नदी। तो 93% जो जल का स्रोत है वो क्या है? वो जल पर इसमें 93% निर्भरता है, और इसमें भी ज्यादातर जो है वो किसकी निर्भरता है? सिंधु पर निर्भरता है। साथ साथ आप देखेंगे ग्रामीण आबादी का लगभग 68%, यहाँ की जो भी ग्रामीण आबादी है उसका 68% लोगों का जो भरण पोषण है वो किस पे हो रहा है? वो सिंधु नदी पर हो रहा है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि सिंधु नदी के जल को भारत अगर रोकने की बात कर रहा है, 2028 तक अगर रोक देगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत किस पर आएगी? सबसे पहले तो फसल प्रभावित होगी। फसल प्रभावित होगी तो इन जगहों के लोग खाए बिना मर सकते हैं। खाद्य पदार्थ, फसल ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या? खाद्य पदार्थ का संकट आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उनकी वो पूरी तरह से क्या होगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, ठीक। तो कितना बाहर के देशों से आयात करोगे भाई? अगर भारत ने स्ट्रिक्टली इस चीज को कर दिया तो सोच लीजिए, और अर्थव्यवस्था, प्रोडक्शन नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई वैसे ही वहां पे लोग त्रस्त हैं, दैनिक जीवन में दिक्कत आएगी। तो समाधान यही है कि आतंकवाद के वित्त पोषण को बंद करे पाकिस्तान, और एक मध्यस्थ मार्ग के तहत भारत से एक स्ट्रिक्ट, हम कह सकते हैं कि कदम उठाते हुए वार्ता करे कि नहीं, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं, और आगे की राह तभी तय हो सकती है। ये दोहरा चरित्र अपना के ये करना ठीक नहीं है। तो भारत का स्टैंड भी अपनी जगह सही है। एक तरह से भारत की ये जो जल कूटनीति है उसका ये पार्ट है। और अगर पाकिस्तान ये कह रहा है, युद्ध की धमकी दे रहा है, तो इसको हम बहुत ही ज्यादा वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक दूसरे पर दबाव क्रिएट करने का एक साधन होता है, जिसको कि डिफेंस स्टडीज के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत बेहतर समझ सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर मुद्दा है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको, जैसा कि हमने बताया था कि हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए ला रहे हैं विजय पथ सीरीज। अब इसके अंतर्गत आपको पहला वीडियो संविधान निर्माण का आज मिलेगा। तो तैयारी से विजय तक के लिए समर्पित है हमारा ये प्रोग्राम। तो इसके पहले वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारे जो है एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। तो आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पे है कि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? 1947 में, 1960 में, 71 में या 1999 में? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।